उसके अकॉर्डिंग ये sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने समझ लिया था। आवाज़ बच्चों को सुनाई दे रहा है मेरा? ओके। तो अभी हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं 4.6.3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। दोस्तों, ये d ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग हो ये कैसे समझ सकते हैं? आपने एक हाइब्रिडाइजेशन देखा sp, दूसरा देखा sp2, तीसरा देखा sp3। तो इसमें कहीं पे भी आपको d नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हमको d देखना है कि भाई d कैसे रहता है। मैं कुछ ऑर्बिटल्स को आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे हमने एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ऐसे ऑर्बिटल्स हम ऑर्डरली अगर देखेंगे एनर्जी के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, हम उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक ये दो 3s 3p एंड 3d 3s 3p एंड 3d ये एक ही ऑर्बिटल में है। कहाँ पे है? एक ही ऑर्बिट में। जैसे कि ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d, तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ग्रुप ये बनेगा। दूसरा ग्रुप कौन सा बन सकता है? 3d 4s एंड 4p, ये दूसरा ग्रुप बनेगा ये। क्योंकि आपकी जो अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, इसमें ये 3 ऑर्बिटल या ये 3 ऑर्बिटल का ग्रुप बन के आपको क्या मिल सकता है? यस, हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको एक टेबल भी दिया हुआ है। टेबल में सीधे दे ही दिया आपको कि अगर आपका जो शेप दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर शेप है, तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिया? यस, ये दे दिया। तो दोस्तों, ये कैसे हम उसको डिसाइड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। चलो, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ चीज़ आपको अभी के लिए याद रखनी होगी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो रहा है, कौन सा हो रहा है? DsP2, मतलब 1 of 3d 1 of 4s एंड 2 of 4p। देखा, DsP, तो इसमें 3d 4s एंड 4p ही आएगी। चलो, ये सब मिक्स होंगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा स्क्वायर प्लेनर। यस दोस्तों, कैसा? तो मैं बता देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर तो आपको पता ही है। यस, ऐसी बात है। और यहाँ पे मैंने ये L लिखा। L का मीनिंग क्या हो जाता है? इट इज़ कॉल्ड अ लिगेंड। तो ये लिगेंड क्या हो गया वापस? तो अभी के लिए ज़्यादातर इसके पीछे नहीं जाएंगे हम। ये सेंट्रल एटम है
एम मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन अगर आपका ये डी एलिमेंट होगा और मेटल होगा तो उसके साथ लिगेंड जुड़ के ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, जैसे इन्होंने बनाया है NiCN4, है कि नहीं है, -2, और PtCl4 -2। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियली कुछ ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। समझ लेना ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसमें पहले ऐसे मेटल लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे एल होता है, एल मीन्स लिगेंड होते हैं। अब ये लिगेंड क्या है, तो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है या एटम है जो स्पेसिफिक चार्ज उसके ऊपर होता है। दे कैन कंटेन्स नेगेटिव और न्यूट्रल, दे हैवंट गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये लिगेंड होता है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप 12th के अंदर पढ़ोगे। दोस्तों ये एम मैंने लिखा है, वहाँ पे मैं Ni लिख लेता हूँ और 4Cn को ये L की जगह रख देता हूँ। तो दिस इज़ योर स्क्वायर प्लेनर शेप। तो डियर फ्रेंड्स, ये अगर हाइब्रिडाइजेशन ये होता है तो समझ लो कि ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया और हो ही जाता है। अब आपको मैं समझा भी सकता हूँ, लेकिन आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, इसीलिए हम चर्चा में सिर्फ एक का ही करूँगा आपको। चलो निकल का करके ही देता हूँ। आप सबको पता है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? आर्गोन 4s and 3d, it's a 28। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे 28 है तो ये आर्गोन 18 हो गया। 4s और 3d की बात कर रहे हैं तो 19 एंड 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है। अब आप सिर्फ ये, आपको जिसको अच्छे से इसको समझ में आ रहा है वो समझ ले, नहीं आता है तो रट्टा मार ले, क्योंकि ये अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा आपको, ये निकल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है कुछ, Ni/4 इज इक्वल टू -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल Cn इज कंटेन्स -1 चार्ज, सो -1 × 4 -4। तो Ni हैज़ अ +2 चार्ज in this complex. So what happen for Ni+2? तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s इज रिमूव्ड फर्स्ट। भाई आपको मैंने शायद पहले ही बता चुका हूँ मैं कि पहले 4s में से इलेक्ट्रॉन क्यों जाते हैं, बताया है ना आपको। वेरी गुड। सॉरी, ये सिंगल है ना, ये ऐसे रहेगा। लेकिन दोस्तों ये जो अब क्या देखा जाता है इसमें, वो 12th में आप अच्छे से पढ़ोगे इसको। ये साइनाइड है, Cn इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयर बन जाता है, और पेयर बन जाएगा तो आप लोग बताओ मुझे क्या हुआ इसमें। उसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया। तो अब इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है आर्गन, ये 3d, ये 4s भी एम्प्टी, और फिर कौन आएगा 4p, ये सब एम्प्टी है, और ये 3d। लिगेंड जो है वो Cn- है, वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहता है, तो ये खाली ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए, सामने वाले के पास। तो 4 Cn है, इसीलिए उसने 4 नहीं, 4 ऑर्बिटल के लिए
3D का एक, 4s का एक और 4p के 2। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन किया उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके। तो आप लोग मुझे बताओ क्या हुआ। ये बन जाएगा आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंजिंग, जैसे sp3 के अंदर हमने बताया था टेट्राहेड्रल में वो अरेंज होते हैं, वैसे DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंजिंग इन द square planar shape. So the shape of this molecule which contains DsP2 hybridization is square planar. ये समझ में आया दोस्तों। तो ये पूरी बात ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है आपके सामने, sp3d। अगर यहाँ पे ये sp3d अगर बोल रहा है तो कौन सी आएगी? तो ये s मतलब 3s, ये p मतलब 3p और ये p मतलब 3d। हाँ दोस्तों, ये ऐसे बनेगा। और इसका शेप क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो ये भी अभी वीडियो के पहले टीशा ने क्वेश्चन पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन किसका कैसे होगा, वो कन्फ्यूज़न है और सबका कन्फ्यूज़न होगा वो। लेकिन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपको ये हाइब्रिडाइजेशन याद रखने होंगे। इसमें PCl5 तो ऑलरेडी हमने समझ भी लिया है, लेकिन फिर भी हम वापस एक बार उसको मैं समझाना चाहूँगा। PCl5 नीचे जो दिया हुआ है आपको, PCl5 के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो इसके साथ ये टेबल के साथ ही मैं वो थियरम भी कंप्लीट करना चाहूँगा। चलो, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15 हैं। और यहाँ पे कौन आएगा? नियॉन। अब कौन आया? 3s। अब कौन आया? 3p। दोस्तों 3s 3p। अब कौन आया? तो आपको लगेगा कि सर 3s 3p के बाद 4s आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम 4s, चलो मैं लिखता हूँ, लेकिन 4s के बाद 3d भी लिखता हूँ। चलो ओके, रेडी हो ना आप लोग? क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने 4s लिखा है, 3d भी लिखा है। अब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो दोस्तों ये पीछे जो दिए हुए हैं ऑर्बिटल्स, वैसे उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इतना तो पता चल जाता होगा कि भाई उसके अकॉर्डिंग ही हमें 3s2 3p5 ऐसा, सॉरी 3p3 हमें लिखना होगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इट इज़ अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एक्साइट स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो सर उसका 3s में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके ही फलिए में, फलिया भी स्ट्रीट बोलना है, स्ट्रीट बोलो, जिसमें वो रहता है उसी में ही ऐसा कोई खाली डिब्बा लेके घूम रहा है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s, है ना? तो दोस्तों इसमें 2 है और इसमें 3 है,
ये 3 तो सब अनपेयर है, वो दिख रहे हैं, लेकिन इसके 2s में से, सॉरी 3s में से एक इलेक्ट्रॉन वो 4s को देगा या अपने ही फलिए का 3d को देगा। तो ज़्यादातर वो इंटरेस्टेड है 3d को देने में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सब की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। और अगर उसको एक्साइट स्टेट में इलेक्ट्रॉन 4s में देना हो तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए एक्साइट स्टेट में वो अपना इलेक्ट्रॉन 4s को नहीं, लेकिन किसको देता है, 3d को। और इसीलिए 3d1 3p3 3s1 हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ओके दोस्तों, अब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 5 क्लोरीन अटैच हो सकते हैं। और आप सबको पता है कि ये क्लोरीन के पास क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये सबको देगा एक एक क्लोरीन। तो चलो हम देखते हैं, 1 2 3 4 और 5। सिमिलर हम क्लोरीन को ग्रीन कलर का दिखाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन कलर का आता है। हाँ, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, यस ये सबको दिया, और ये फुलफिल हो गया। तो ये जब शेयरिंग की बात हुई तो ये सब के बीच में एक हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो पी को देके उसने शेयरिंग करके PCl5 बनाया। और इन दिस शेयरिंग 1 ऑफ 3s and 3 of 3p and 1 of 3d orbitals are used, so they gets sp3 hybridization d, sp3 dehybridization। ओके, तो ऐसे ही हमें ये पता चलना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, PCl5 का शेप क्या होगा, कि ये सब ऑर्बिटल जो है वो ऐसे तो अरेंज हो गई। ये शेप कौन सा शेप है दोस्तों, ये प्लेनर ट्राइगोनल। ओके, अब यहाँ पे आप अगर अच्छे से उसको देखेंगे तो उसमें आपको भी पता चलेगा कि ये एक प्लेन में है, और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री मिल रहा है इनका। और इसीलिए यहाँ पे ये 120 मिलेगा। और उसके बाद जो दो बॉन्ड बच गए हैं, दे आर परपेंडिकुलर दिस प्लेन एंड दे गेट्स 90 डिग्री विथ दिस इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको अपने सरफेस पे, प्लेनर बॉन्ड्स, दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल। यस दोस्तों, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड बना वो अक्सियल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है, जो सीधे आएंगे दे आर कॉल्ड अक्सियल बॉन्ड, और ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड। फिर भी अगर हम इसको शेप के अकॉर्डिंग अच्छे से समझना चाहते हैं तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले क्लोरीन को ये 3 क्लोरीन के साथ जोड़ दिया, तो मुझे एक पिरामिड मिला ऊपर से, और नीचे से भी मैं अगर जोड़ देता हूँ तो मुझे नीचे से भी एक पिरामिड मिला। तो इसका शेप का नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
चलो समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपका ये थियरम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। शेप ऐसा ही क्यों मिला? ड्यू टू VSEPR कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब 5 ऑर्बिटल एक दूसरे से बहुत फार अरेंज होना चाहती है तो उनको यही शेप गेन करना होता है। सिमिलर PF5 में भी यही होगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब आ रहा है दोस्तों चौरस पिरामिडल, क्योंकि आपका 3rd नंबर का हाइब्रिडाइजेशन है। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, जो आप लोग याद रखोगे। तो इसमें कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई? S मीन्स 4s, P मीन्स 4p, 9 S मीन्स 3s, 3p and 3d। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, जब लास्ट में D आती है तो ये होगा, और पहले D आती है D2sp3 तो हमारा होगा 3d, 4s एंड 4p। तो जब आपके हाइब्रिडाइजेशन में D पहले आती है तो ये ग्रुप यूज होगा, और लास्ट में D आती है तो ये 3s 3p 3d वाला ग्रुप यूज होगा। तो दोस्तों क्लियर है ये उसका और इसका शेप क्या बोला इसने? यस, द शेप ऑफ दिस इज, एग्जाम्पल आपको दिया है BrF5। दोस्तों आपने ब्रोमीन को देखा है, ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो दोस्तों ब्रोमीन के पास यस टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल में ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों? वेरी गुड, 7। यस, ब्रोमीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन्स को 5 फ्लोरीन के साथ जुड़ के वो एक बढ़िया सा 1 2 3 4 और 5 ऐसे फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। देखो दोस्तों कितना बढ़िया बॉन्ड बनाया उसने। तो ये शेप क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जो मैं दिखा रहा हूं अभी, चलो मैं ब्रोमीन के जो इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं 1 2 3 4 और 5, और एक बच गया 6 एंड 7। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? तो वो फ्लोरीन के थे। शेयरिंग करके उसने ये स्क्वायर प्लेनर तो था ही, है ना, स्क्वायर प्लेनर था ना। अब ये अगर मैं इसको ऊपर वाला जो फ्लोरीन है वो ये सारे फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा तो इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ रहा है? तो इसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। जो हमें ज़्यादा कुछ इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसीलिए हम इसके पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे। चलो ओके, अब आ रहा है हमारा sp3d2 या तो D2sp3। ये स्पेसिफिक है, ये भी सिमिलर ही है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस के अंदर
आपको इसको याद रखना पड़ता है। चलो, क्योंकि आपके 5 के अंदर इसका ऐसा ऑर्बिटल भी हो सकता है। अब इसका जो है उसका मॉलिक्यूल इसमें कोई भी आ सकता है। अब आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो। अब इसमें मुझे जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये दोनों का शेप जो है वो कौन सा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। और ये ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। SF6 जो हमारा ये थियरी में भी है, CrF6 वो है बेचारा आपका जैसे मैंने वो निकल CN4 का जो दिखाया ना, वैसे इसको बना सकते हैं। और ये है NH3 6+3। दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल आप ऐसे ही याद रख लोगे, क्योंकि अभी के लिए आपको इसके अंदर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अभी मैं सल्फ़र को ले रहा हूँ यहाँ पे। चलो, सल्फ़र को अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो सल्फ़र के एटॉमिक नंबर 16 है ना? 16। यस दोस्तों। और यहाँ पे कौन आएगा? नियॉन। जैसे हमने फॉस्फोरस में किया ना, वैसा ही हमें इसमें करना पड़ेगा। 11 12 13 14 15 एंड 16। तो it is 3s and 3p. Now what happen in an excited state? The electron of 3s is yes 3s is 1 electron of 3s and 1 electron of 3p is transferred toward the 4s or 3d. Which orbital? 3d, right? चलो, नाउ 1 2 3 4। एक ये इलेक्ट्रॉन था उसका और एक ये इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों शिफ्ट होके कहाँ चले गए? यस। चलो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कहाँ चला गया। अब इसके साथ कौन अटैच करना चाहते हो आप लोग? हाँ, तो सर फ्लोरीन। चलो, आ गया फ्लोरीन। 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और फ्लोरीन के पास भी एक आउटर शेल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। वो उसके साथ शेयरिंग कर करके उसको क्या दिखाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। सो हाइब्रिडाइजेशन इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. So the shape of this molecule is octahedral. अब उसका शेप कैसे बनता है बढ़िया तरीके से, वो मैं बताता हूं। ये सल्फर है, उसके आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। चलो ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने वो 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा रहा हूं मैं। चलो, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे ये कौन आया? फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन था। हाँ दोस्तों, था, है ना? तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग करके उसने इतने सारे बॉन्ड बनाए हैं। अब अगर मैं ये प्लेन बनाता हूं तो आप इसको बोलोगे स्क्वायर प्लेनर, है ना? और वो सब का जो बॉन्ड एंगल होगा, ये सब का कितना होगा? 90 डिग्री। ओके। अब क्या बता रहा हूं मैं कि भाई आपका ये फ्लोरीन जो है उसका
ये सॉरी, ये ऊपर थोड़ा सिस्टम ऐसा हो जाता है, डॉट डॉट करने से डॉट डॉट बढ़ जाते हैं। यस, तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से, कुछ बच्चे ऐसा भी बोलेंगे सर इट्स अ पिरामिड, है, इट्स अ पिरामिड। तो ऐसा सिमिलर कंडीशन आपको कहाँ मिलेगा? नीचे की ओर भी मिलेगा। चलो मिल गया यहाँ पे। तो अगर आप सोचोगे कि बीच में स्क्वायर है और ऊपर का फ्लोरीन चारों के साथ जुड़ा हुआ है और नीचे का फ्लोरीन भी नीचे से चारों के साथ जुड़ा है, तो एक डायमंड के जैसा आपको शेप मिल रहा है यहाँ पे। और उसकी साइड के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको अलग कलर लेके, चलो येलो कलर ही ले लेते हैं। हाँ, ये एक साइड हो गई, ये ऐसी ये दूसरी साइड है, और ये हमारे सामने है वो तीसरी साइड, और पीछे की ओर है वो फोर्थ साइड। तो ऐसे ऊपर की ओर चार साइड मिली और नीचे की ओर भी ऐसे चार साइड मिलेंगी। तो उसकी जो साइड्स है वो टोटल कितनी हो जाएंगी? ऐसे 8 हो जाएंगी। सो दिस शेप इज कॉल्ड ऑक्टा। 8 मीन्स ऑक्टा, ओके। और हेड्रल मीन्स साइड। तो इसीलिए आपका sp3d2 जो होगा उसका शेप क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल शेप। दोस्तों, आपके बुक में भी आपको बढ़िया तरीके से मैंने दिया है, उससे भी अच्छा दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम अब आगे जाना चाहते हैं, इससे हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है किसी की भी इच्छा नहीं है आगे बढ़ने की, फिर भी मैं अकेला आगे बढ़ जाता हूँ। टॉपिक 4.7, मॉलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसको बोला जाता है एमओटी। एमओटी का मतलब समझ आया? यस, हम किसी को मोटी नहीं बोल रहे हैं, यह है एम, मॉलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। चलो दोस्तों, यस, अब क्या है यहाँ पे, आपने वी बी थियरी देखा, वैलेंस बॉन्ड थियरी देखा ना? तो ऐसा ही एक दूसरा थियरम अभी जा रहा है हमारा। ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं मॉलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पे। तो आप रेडी हो समझने के लिए? सो गए सब? चलो, सबसे पहले ये वर्ड है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ऑर्बिटल होती है एस, पी, डी, एफ, ये सब को आप लोग पहचानते हो। अगर ये फोर्थ पीरियड में है तो आप बोलोगे कि ये फोर्थ, n इज इक्वल टू 4 लिख लोगे। थर्ड में है तो 3 लिख लोगे। दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ लो कौन सी, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, एटसेट्रा आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हमें जो थियरम पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? मॉलेक्यूलर ऑर्बिटल की थियरी। तो अभी आपको एटॉमिक ऑर्बिटल का तो सब कुछ पता ही है, लेकिन मॉलेक्यूलर ऑर्बिटल की थियरी का आपको समझना है यहाँ पे। तो मैं आपको पहले ये पूरा उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें दी हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ है, इन 1932
F. Hund and R.S. Mulliken explain this theorem, और इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक मिनट। चलो, तो अभी हम जा रहे हैं आगे। एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर ये थियरम, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो ये थियरी आपको लिखना समझना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बता रहा हूं। सर, हमने बहुत बार देखा है, लेकिन एमओ थियरी के अकॉर्डिंग H2 मॉलिक्यूल, यस, तो वो कैसा होता है? तो चलो दोस्तों, समझ रहे हैं हम। ऐसा मैंने एक कॉलम दिया है यहाँ पे। हाँ, ये कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लिख रहा हूं? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि मुझे यहाँ पे एटम लेना है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन उसकी ऑर्बिटल ये कॉलम के बाहर की ओर मुझे लिखनी होगी। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मुझे कौन सी ऑर्बिटल मिलेगी? 1s। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यस, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो, ये हाइड्रोजन का मैंने 1s ऑर्बिटल लिख लिया, और ये मैंने हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का 1s लिख लिया। जनरली हमने ऐसा सुना था, ऐसा देखा भी था कि भाई ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन एक दूसरे में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे ही, क्योंकि ये 1s है और ये 1s है, स्फीयर है, तो ये स्फीयर है, इसीलिए हमें उसका शेप ऐसा मिलता है। लेकिन अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है पता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या मिलने वाला है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमें बीच में मिलेंगे, जो ये दोनों में मिक्स होने वाले हैं। चलो दोस्तों, यहाँ से अच्छा ये क्या दिखा रहा है? तो जैसे जैसे कॉलम में ऊपर से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। वो आपको पता है, 1s के बाद ऊपर 2s आएगा, 2s के बाद 3s, सॉरी हाँ 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, ऐसा ये पूरा कॉलम ऊपर की ओर जाता है। हमारा सिर्फ हाइड्रोजन है, इसीलिए हमने हाइड्रोजन ही लिखा है यहाँ पे। चलो दोस्तों, समझ रहे हो? दूसरी चीज़, ये एक दूसरे के सामने क्यों लिखे? क्योंकि ये दोनों की एनर्जी सिमिलर ही मिलेगी, क्योंकि दोनों 1s ऑर्बिटल किसकी है? हाइड्रोजन की ही है, और हाइड्रोजन की होती है तो एनर्जी भी सेम मिलती है। चलो, अब क्या होता है, ये कितने ऑर्बिटल एक दूसरे में मिक्स होने वाले हैं, यहाँ पे कंबाइन होने वाले हैं? तो 2 ऑर्बिटल एक दूसरे में कंबाइन होंगे। समझ लेना, 2 ऑर्बिटल एक दूसरे में कंबाइन होंगे, और जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हमें वापस मिलेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल मिक्स होते तो 2 मिलते थे, यहाँ पे भी 2 है तो 2 ही मिल रहे हैं, 4 होंगे तो 4 मिलेंगे, तो 2 मिलेंगे। उसमें से आधे ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी ये दोनों की एनर्जी से कम मिलेगी, और आधे की एनर्जी ये दोनों की एनर्जी से ज़्यादा मिलेगी। ऐसा मुलिकन एंड हुंड ने समझाया है हमें, और इसीलिए हम इसको
ट्राई करते हैं समझने का। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? यस। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो शेप मिल रहा है, यस, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हाफ ऑर्बिटल, इसको हम कलर अलग दिखाएंगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। चलो रेड कलर दिखाते हैं। ऊपर वाली ऑर्बिटल, कितनी ऑर्बिटल होगी ऊपर? ओनली वन, जिसकी एनर्जी ये दो ऑर्बिटल से ज़्यादा है दोस्तों, आगे जा रहे हैं। और ये जो नीचे का हमें ऑर्बिटल दूसरा मिल रहा है उसको हम दिखा रहे हैं ग्रीन कलर। अच्छा, ये ग्रीन वगैरह आपको कुछ ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन दिमाग में क्लियर रखना है कि जितने ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। पहली बात, उसमें से आधे नीचे की ओर जाएंगे और आधे ऊपर की ओर जाएंगे। दोस्तों अब ये नीचे की ओर वाले ऑर्बिटल को क्या बोला जाता है वो मैं बाद में बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज किए जाते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चलो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक, और इसके पास भी एक ही था। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन दो है। अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? एक ये ग्रीन वाले में जाएगा और एक रेड वाले में जाएगा, या दोनों ग्रीन वाले में जाएंगे या दोनों रेड वाले में जाएंगे? वो आप लोग मुझे बताओ। मैं बता देता हूँ कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करते हो, इलेक्ट्रॉन को एडिट करते हो, सिमिलर वही रूल्स आउफबाउ, पाउली एंड हुंड का रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी लगता है। अब आपके पास आंसर होगा इसका। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, ग्रीन में कि रेड में? नहीं समझे आप लोग? तो मैं बता देता हूं। वन एंड वन रिस्पेक्टिवली। दोस्तों आउफबाउ ने ऐसा बोला है, आउफबाउ ने ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड फर्स्ट इन लिस्ट एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल। अब ये ग्रीन और रेड में लिस्ट है ग्रीन की, तो सबसे पहले ग्रीन में जाएंगे। व्हेन इट कंप्लीटली फिल्ड देन इट्स गोज टू द हायर एनर्जी। तो अब आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? नीचे की ऑर्बिटल में ही रहेंगे। यस दोस्तों, अगर यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन आता तो वो ऊपर जाता। चलो क्लियर है? यस क्लियर है, होना चाहिए। अब आगे जा रहे हैं कि भाई ये ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे, ये ऑर्बिटल को आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ये 1s है और ये 1s है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये ग्रीन वाली जो ऑर्बिटल है उसको हम BMO बोलते हैं। तो ये BMO क्या हो जाता है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस, और ये रेड वाले को बोला जाता है ABMO। ABMO एंटी बॉन्डिंग
मोलेक्युलर ऑर्बिटल। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ सिमेट्री की बात आएगी। जब मोलेक्युलर ऑर्बिटल आपको समझनी है तो सिमेट्री की बात आएगी। सिमेट्री के लिए मैं आपको बता देता हूं, एस एंड पी जेड ऑर्बिटल के लिए, समझ में आ रहा है? एस एंड पी जेड ऑर्बिटल के लिए हमारी सिमेट्री सिग्मा सिमेट्री बोली जाती है। और हमको ऐसे एमओ थियरी जो है ना, वो टोटल 10 मॉलिक्यूल के लिए ही है। तो बचा कौन? पी एक्स एंड पी वाई, उसकी सिमेट्री क्या होगी? पाई। तो याद रख लो दोस्तों, ये सिग्मा सिमेट्री किसके लिए है? एस एंड पी जेड के लिए। अब एस तो है इसमें, पी जेड तो है नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। पी एक्स एंड पी वाई भी आएगा तब देखेंगे। यहाँ पे दोनों क्या है? एस है। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं पता है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s ऐसा बोला जाता है। जैसे आप हाइड्रोजन की ऑर्बिटल को 1s बोलते हो, ऐसे H2 की जो ऑर्बिटल्स होती है उसको सिग्मा 1s बोला जाता है। लेकिन उसमें भी दोस्तों एक चीज होती है कि भाई आपका जो ABMO होता है उसके लिए, BMO के लिए सिग्मा और ABMO के लिए सिग्मा स्टार, वैसे पाई और पाई स्टार। तो इसीलिए आपका ये क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार। ABMO को स्टार दिया जाता है। बस इतना हो गया दोस्तों। तो 1s को 1s नहीं लिखा जाता, एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s लिखते हो, तो मोलेकुलर ऑर्बिटल में हम इसको सिग्मा 1s के अकॉर्डिंग समझते हैं। और अगर वो एंटी बॉन्डिंग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 1s। सो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट? H2। दोस्तों आपने अभी तक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, कभी H2 की नहीं लिखी। लेकिन आज हम H2 की लिखेंगे। यस, क्या होगी? इट इज सिग्मा 1s2, क्योंकि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन होता एक भी तो हम उसमें भी एक लिख लेते। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। दोस्तों समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि इसने बेचारे ने, मुलिकन और हुंड ने जो हमें साइलेंट फीचर्स दिए हुए हैं इसके, वो मैं फटाफट आपको समझाना चाहूँगा। आप लोग भी साथ में रीड करो अपने साथ। क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉन इन द मोलेक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मोलेक्यूल ऑर्बिटल एज अ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में, सुनो, ये हो गई बात एटॉमिक ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में, वैसे मॉलिक्यूल में भी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं। आर यू रेडी? फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ? द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मोलेकुलर ऑर्बिटल। देखो ये 1s और 1s एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, है ना? तो वो दोनों की एनर्जी कंपेरेबल थी ना। डिफरेंस अगर ये दोनों में ज़्यादा होगा तो ये कंबाइन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे और योग प्रॉपर सिमेट्री बोला तो दोनों की सिमेट्री भी कैसी है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिग्मा सिग्मा ही है। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड नंबर देख सकते हो आप, वाइल एन इलेक्ट्रॉन इज इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो भाई ये क्या बता रहा है पता है?
अगर ये एटम है और उसका ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, सो इट्स अ मोनोन्यूक्लियर। बट अगर मॉलिक्यूल बना है तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे while an electron in the atomic orbital is influenced by one nucleus, समझ में आया? एटम की ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, बट इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे H2 में 2 एटम है इसीलिए वो 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। उसके बाद एन एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक, समझ में आया? उसको क्या बोला? मोनोसेंट्रिक एटम को, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन मॉलिक्यूल का जो होता है उसको क्या बोला? पॉलीसेंट्रिक। आर यू रेडी? मोनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक वर्ड के अकॉर्डिंग मोनोसेंट्रिक कौन है? ये है ना ये। और पॉलीसेंट्रिक कौन है? तो ये दोनों है ना। तो ये इसका मॉलिक्यूल का है। उसके बाद द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म टू इक्वल द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने कंबाइन होते हैं उतने ही बने। यहाँ पे कितने कंबाइन हुए? 1s का एक और 1s का एक, 2 हो गए। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के 2 बन गए। when two atomic orbital combine two molecular orbital are formed. One is known as bonding molecular orbital while other is known as एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कुछ समझ में आया? ये तो 2 की बात है इसलिए 2 ही लिखे, लेकिन जितनी ज्यादा होगी उसमें हाफ हाफ ही करना है आपको। आगे द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, है कि नहीं? BMO नीचे की ओर है ना, ग्रीन वाला, and hence greater stability than the corresponding एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। चलो ये रेडी है। तो आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी जा रहे हो तो समझ में आता होगा दोनों में किसकी ज्यादा है एनर्जी? ABMO की। ओके, जस्ट एज अ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन around the nucleus in the atom is given by atomic orbital by what is the definition of atomic orbital? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा बताओ मुझे? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही मिलेगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? ऑर्बिटल में। उसको बोला जाता है एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज हो जाती है। और लास्ट वाला द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द आउफबाउ प्रिंसिपल, ओबेड द पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल। जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन हम अरेंज करने वाले हैं तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? यस, ये रूल के अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऐड करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो यस और नो। LCAO इनिशिएशन कर लेते हम दोस्तों। LCAO क्या होता है दोस्तों? लीनियर कॉम्बिनेशन, समझो एक एक वर्ड को समझो, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटम की ऑर्बिटल होती है उनका कौन सा कॉम्बिनेशन करना है आपको? लीनियरली कॉम्बिनेशन करना है। लीनियर पर कैनी क्या हुआ? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम इसको कैसे समझेंगे दोस्तों? आपको यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स समझ में आ रहा है? वेव मैकेनिक्स क्या है? वेव फंक्शन हमें समझने होगा। वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साई, है ना? यस। इन दिस रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स। साई क्या है दोस्तों? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इलेक्ट्रॉन वेव। तो सिर्फ ये साई के अकॉर्डिंग हम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव का मतलब क्या रहेगा कि भाई ये साई के अकॉर्डिंग हम किसी भी दो ऑर्बिटल को लिनियरली कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा भी एक थियरम है इसके अंदर। जैसे हमने ये बढ़िया सा मस्त डिजाइन करके किया ना, ऐसा एक मेथड ये भी है कि जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। चलो दोस्तों, जनरली ये साई की जो बात है, साई कैन एक्सप्लेन ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम लाइक हाइड्रोजन। तो ये वेव फंक्शन वाली जो बात है वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड है और सिर्फ हमें ये किसके लिए समझना है? ओनली फॉर हाइड्रोजन के लिए। और इसीलिए हमने यहाँ पे होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, चलो इतना बहुत खतरनाक वर्ड लिखा है तो उसको अगर अच्छे से समझना है हमें, अगर हमें उसको अच्छे से समझना है तो दोनों, चलो कौन सा वर्ड लिखा मैंने? होमो न्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। आप लोग एग्जाम दो इसका। लिखो एग्जाम्पल इसका आप उसमें कमेंट्स में। लिखो दोस्तों, नहीं पता किसी को? सुमित ना बोल रहा है तो सुमित मैं समझा देता हूं, चल। यहां पे वर्ड है होमो। होमो का मीनिंग हम निकालेंगे सेम। न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस कैसा हो? सेम हो। ऐसा डाई एटॉमिक, दो एटम वाला, एक एटम H ले लिया और दूसरा एटम भी H ले लिया, ऐसा मॉलिक्यूल। तो मित्रों ये हो जाता है आपका H2, N2, O2, Cl2, Br2, जिसमें 2 आता है वो सब, लेकिन अकेला 2 होना चाहिए, H2O को नहीं बोल सकते। चलो, लेकिन ये साई की जो बात है वो तो हमने बता दिया कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होती है। तो यहां पे हम कौन से मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे? H2 को। रेडी दोस्तों? चलो अभी हम H2 को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए हैं और वो 2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहला हाइड्रोजन को हमने ए हाइड्रोजन Ha बोला है और दूसरे हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? Hb। अब ये दोनों के कुछ वेव फंक्शन हैं साई ए एंड इसको बोला जाता है साई बी। हाइड्रोजन के वेव फंक्शन को क्या बोला जाता है?
साई ए एंड साई बी। चलो दोस्तों, अब ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन होने वाले हैं। ये हमने जो पहले पेज पे फिगर दिया है, ऐसा सिमिलर फिगर यहाँ पे भी आपको मिल रहा है ना। तो ये क्या हुआ, साई ए, और ये क्या हुआ, साई बी। अब ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन होंगे तो ये बन गया आपका ABMO और ये बन गया आपका BMO। समझ में आ रहा है? यस। और हाइड्रोजन है इसीलिए इसको सिग्मा बोला और इसको सिग्मा स्टार बोला। चलो दोस्तों, एस है इसीलिए सिग्मा बोला हम। अब इसमें आप देख सकते होंगे कि अगर साई एमओ बन रहा है, मतलब ये दोनों कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है, तो उसमें साई ए प्लस और माइनस साई बी मिल रहा है। अगर आपका प्लस और माइनस इसीलिए लिखा है, अगर ये BMO वाला होगा साई सिग्मा, तो साई ए प्लस साई बी। अगर ये एंटी बॉन्डिंग होगा साई स्टार, तो ये बनेगा साई ए माइनस साई बी। दोस्तों, ऐसा होके हमें क्या मिला, यहाँ पे साई ए प्लस साई बी और यहाँ पे साई ए माइनस साई बी। दोस्तों, सारी चीज़ अगर आप समझोगे तो पूरा जो वो थियरम था अपना आगे वाला एमओ वाला, सिमिलर उसी के पे ही चल रहा है ये। और आगे हमें कहीं पे भी इसका यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ये LCAO के अकॉर्डिंग ही हमें इतने टॉपिक को ध्यान में रखना है। उसका लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसको हम रीड कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाए। क्वालिटेटिवली द फॉर्मेशन ऑफ molecular orbital can be understood in the term of constructive or destructive interference of the electron wave। जो ये इलेक्ट्रॉन वेव जो होते हैं ना दोस्तों, अगर आपने बता दिया कि ये वेव है तो ये क्या होता है, उसमें इंटरफरेंस। वो दो तरह का हो सकता है, या तो डिस्ट्रक्टिव, अंडरलाइन कर लेना उसको, और कंस्ट्रक्टिव। चलो आगे जा रहे हैं हम। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ द बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर। यस दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो BMO जो है वो बॉन्ड बनाने में बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ABMO जो है वो बॉन्ड बनाने का अपोज करता है। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव करने का काम किसका है, BMO का, और डिस्ट्रक्टिव करने का काम ABMO का है। एक्चुअली ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं हम। द इलेक्ट्रॉन वेव कैंसल ईच अदर, electron wave cancel each other due to destructive interference. As a result, the electron density in the bonding molecular orbital is located between the nucleus of bonded atom nuclei, because of which the repulsion between the nucleus is very less, while in case of an anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nucleus। अब ये क्या बता रहा है, समझ में आया आपको? कि ये अगर आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन गया तो बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से कहाँ रहेंगे, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होंगे वो इससे बहुत ज़्यादा दूर जाने का ट्राई करते हैं और ज़्यादा दूर ही रहते हैं। आगे, in fact
देयर इज अ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, डेंसिटी इज जीरो, अंडरलाइन कर लेना, बिटवीन द न्यूक्ली एंड हैंस द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्ली इज हाई, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन तो होगा ही ना, वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन प्लेस इन अ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल टेंड टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। अब देखो बीएमओ क्या करता है, एक दूसरे को, एक न्यूक्लियस को होल्ड करना चाहता है, लेकिन ए बीएमओ क्या करता है, उसको दूर ले जाना चाहता है। एंड स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, कौन स्टेबल बनाना चाहता है, बीएमओ। तो ये ए बीएमओ और बीएमओ की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखाई है। पसेस, यस, देयरफॉर अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज पसेस लोअर एनर्जी, इसीलिए बीएमओ की एनर्जी कैसी होती है, लोअर देन द आइदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, देन दे हैव अ कंबाइन फ्रॉम इट। देखो ये बीएमओ है आपका, ये इसकी एनर्जी ये एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, दोनों से कम, एबीएमओ से भी कम और एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम। इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रॉन प्लेस इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, समझ में आया, बीएमओ स्टेबलाइज बनाता है, ए बीएमओ उल्टा काम करता है। दिस क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, इसीलिए वो उसका विरोधी है। दिस इज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल ऑफ इज मोर देन द अट्रैक्शन। कौन से में ज्यादा रिपल्सन होता है, अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है लेकिन इसमें अगर आ जाते हैं तो रिपल्सन क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड द न्यूक्लियस विच कॉज द नेट इंक्रीज इन द एनर्जी, इट मे बी नोटेड दैट द एनर्जी ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज raised above द एनर्जी ऑफ द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, समझ में आया, इसीलिए रिपल्सन बढ़ जाता है और इसीलिए वो उसकी एनर्जी पेरेंट कौन है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी बढ़ जाती है। दैट हैव अ कंबाइंड एंड एनर्जी of the bonding orbital has been lowered, bonding की lower than the parent orbital. The total energy of two molecular orbital, however, remains the same as that of two original atomic orbital. अब ये दोनों का टोटल कर दोगे कितना हो जाएगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के जितनी ही हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, आपको ये टॉपिक को अच्छे से एक बार रीड कर लेना। ये जो है LCAO उसके अकॉर्डिंग ये लिखने के बाद ABMO क्या करता है और BMO क्या करता है उसका थियरी लास्ट में 4-5 पॉइंट में दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, तो इसके पूरे मार्क्स 3 मार्क्स में भी ये हो सकता है। एमओ थियरी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके सारे जो फीचर्स है वो हमें याद रखने होंगे।